हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जितने भी स्टूडेंट 2022 फर्स्ट सेमेस्टर के हैं उन सभी के लिए यहाँ पर प्रथम प्रश्न पत्र जो आपका होता है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, उसके रिगार्डिंग हम लोग 30 क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आए हैं जो कि अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है। ठीक है ना, अति लघुत्तरीय प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये आप सभी के लिए। आपको पता है बाल विकास जो है 50 नंबर का पेपर होता है जिनमें आपको 25 नंबर अनिवार्य रूप से लाने ही लाने होते, वरना जो है आपका बैक लग जाता है और आपका सेशन जो है या आपका डीएलएड जो है वो बर्बाद हो जाता है ना। एक बार आपका बैक लग गया यानी कि आपने 1 साल और एक्स्ट्रा कर लिया डीएलएड। 2-2.5 साल में तो ऐसे ही पूरा होता है, लेकिन अगर बैक लग जाता है तो आप मान के चलिए 3 साल लगा देते हैं पास करने में, और एक बार अगर बैक लग गया तो 4 से 6 साल में कंप्लीट होगा आपका डीएलएड। ठीक है, तो ऐसी नौबत ना आए, तो तैयारी आप बेहतरीन से करते रहिए। बाकी यहाँ पर 30 क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आया हूँ मैं। टॉप 30 क्वेश्चन है बाल विकास के, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास के लिए कितने अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो कितनी अवस्थाओं का भैया? 4 अवस्थाओं का। पहली अवस्था जो है वह इंद्रिय जनित गामक अवस्था है, दूसरी जो है पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था है, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, और जो चौथी अवस्था है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाता है कितनी अवस्थाओं में वर्णन किया या कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है तो सिर्फ आपको लिखना है 4। अगर उनके बारे में पूछता है कि उनके नाम लिखिए तो इन चारों के नाम आपको लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा सेकंड नंबर की बाल मनोविज्ञान की परिभाषा क्रो एंड क्रो के अनुसार लिखना है आपको। ठीक है, बाल विकास की परिभाषा, बाल मनोविज्ञान। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करते हैं इसके परिभाषा के बारे में, तो परिभाषा अगर इसकी स्पेशल अगर परिभाषा पूछी जाती है तो आप किसी भी वैज्ञानिक के अनुसार लिख सकते हो, लेकिन अगर पर्टिकुलर पूछा जाता है क्रो एंड क्रो के अनुसार, रॉस के अनुसार, या इनके अनुसार या उनके अनुसार, तो आपको बेसिकली जिसके बारे में पूछा जाता है, जिसकी परिभाषा पूछी जाती है, तो उसी की परिभाषा आपको लिखनी है। ठीक है, उसी की परिभाषा आपको लिखनी है। अब अगर यहाँ पर बात आती है जो बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक यानी क्रो एंड क्रो के अनुसार, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ना, बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म काल से लेकर किशोरावस्था तक का जो है वो अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान कहलाता है। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर कि बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की 2 विधियों के नाम लिखना है। तो 2 विधियां उसकी कौन कौन सी हो जाएंगी? पहली विधि की बात करते हैं जो कि मनोविश्लेषण विधि हो जाएगी, दूसरी विधि आपकी व्यक्तिगत निदान विधि हो जाएगी। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन हो जाएगा वंशानुक्रम का अर्थ स्पष्ट करना है आपको। तो आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचना वंशानुक्रम है, और रुथ बैंडिक के अनुसार कहा गया है कि वंशानुक्रम जो है वह माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। एक पूछा गया, एक बोला गया यहाँ पर कि वंशानुक्रम जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी, आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं, जैसे हमारे लक्षण हमारे बच्चों में जाएंगे, उन बच्चों के लक्षण उनके बच्चों में जाएंगे, हमारे अंदर जो है हमारे माता पिता के लक्षण आए हैं, ऐसे बोला गया। ठीक है, रुथ बैंडिक के अनुसार भी ये चीज बोली गई है। ओके, 5वां नंबर यहाँ पर हो जाएगा कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती है। तो बाल विकास की जो है वो आपको तो मैंने बता दिया 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? एक तो आपकी शैशवावस्था होती है, एक आपकी बाल्यावस्था होती है, एक आपकी किशोरावस्था होती है। 3 अवस्थाएं होती हैं। बाल्यावस्था कब से कब तक होती है, शैशवावस्था कितनी उम्र में होती है, कितने उम्र तक होती है, और किशोरावस्था कब से कब तक होती है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वरना इसके ऊपर स्पेशली मैं तो वीडियो लेकर ही आऊंगा, आपको तो बताना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, 6वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि मनोविज्ञान में बच्चों के विकास के किन अवस्थाओं का अध्ययन होता है, उनके नाम लिखना है। तो पहली शैशवावस्था का अध्ययन होता है, दूसरी बाल्यावस्था का अध्ययन होता है, यानी इनकी अवस्थाओं का, जो इनकी 3 अवस्थाएं हैं, इन तीनों अवस्थाओं का अध्ययन जो है वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है मेरे दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान में बालकों के विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन जो है वो किया जाता है। बाल विकास की प्रमुख अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ये अगर आप बाल विकास सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये 3 चीजें आपको रट जानी चाहिए। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनकी उम्र कब से कब तक होती है ये भी आपको रट जाना चाहिए। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगला हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि बाल विकास के मुख्य 4 अवस्थाओं के नाम लिखिए।
तो मुख्य 4 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं इसमें ऐड कर दिया हमने, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था और किशोरावस्था। यानी किशोरावस्था से पहले भी एक अवस्था होती है जिसे पूर्व किशोरावस्था कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर कि प्रमुख रूप से संवेग कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रमुख रूप से संवेग जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? क्रोध, भय और प्रेम। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि बालक विकास, जो बाल विकास है इसकी प्रमुख अवस्थाओं की आयु सीमा क्या होती है। अभी मैंने आपको बताया था, ये चीज आपको कमेंट सेक्शन में लिखना था, ठीक है। पहला शैशवावस्था, जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक जो बच्चा होता है वो शैशवावस्था, उसकी अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। साथ ही में दोस्तों बाल्यावस्था जो होती है वो 6 से लेकर 10 वर्ष तक होती है और किशोरावस्था 11 से लेकर के और 18 वर्ष तक होती है, ठीक है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अधिगम का अर्थ स्पष्ट करना है, तो अधिगम का अर्थ स्पष्ट करना यानी अधिगम सीखने तथा सिखाने की सतत प्रक्रिया ही अधिगम है। क्रो एंड क्रो के अनुसार अगर अधिगम की बात करें यहाँ पर, तो ज्ञान एवं अभिवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम होती है। ज्ञान एवं अभिवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम होती है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा वातावरण का अर्थ स्पष्ट करना है आपको। तो वातावरण का अर्थ स्पष्ट करने के लिए यानी सामान्य अर्थ में कहें तो चारों तरफ से घिरा हुआ आवरण ही वातावरण है। सामान्य रूप में हम समझ सकते हैं कि वातावरण हमारे चारों ओर विद्यमान व सभी वस्तुएं हैं जो कि हमें प्रभावित करती हैं। क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। यही अगर रॉस के अनुसार देखा जाए, रॉस भाई साहब ने क्या बोला है कि J.S. रॉस ने क्या बोला है कि वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ठीक है। क्या करती है मेरे दोस्तों? प्रभावित करती है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर 13 नंबर कि रुचि एवं ध्यान में संबंध बताना है आपको। रुचि और ध्यान में क्या संबंध होते हैं, यानी रुचि एवं ध्यान एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर जहां रुचि होगी वहां ध्यान होगा, जहां ध्यान होगी वहां रुचि होगा। कहने का मतलब है कि किसी कार्य को हम ध्यान पूर्वक तभी कर सकते हैं जब उस कार्य में हमें रुचि होगी, और रुचि तभी होगी तब हम ध्यान पूर्वक कर सकते हैं। यानी ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू बन जाते हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं, जैसे हेड और टेल, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर कि व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियां कौन सी होती हैं। तो पहली विधि होती है वस्तुनिष्ठ विधि, दूसरी होती है आत्मनिष्ठ विधि और तीसरी होती है प्रक्षेपण विधि। 3 विधियां मानी जाती हैं व्यक्तित्व मापन के अनुसार। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर कि व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व का नाम बताना है आपको। तो पहला निर्धारक तत्व जो हो जाएगा वंशानुक्रम हो जाएगा, ठीक है। वंशानुक्रम के बारे में भी ऊपर मैंने आपको बताया भी है। दूसरा हो जाएगा वातावरण, तीसरा हो जाएगा सामयिक तत्व, चौथा हो जाएगा सामाजिकरण और 5वां हो जाएगा आपका शारीरिक तत्व। ये हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है हमारा यहाँ पर कि रुचि की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन करना है। रुचि की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन करना है। पहला हो जाएगा रुचि ज्ञान पर आधारित होती है, दूसरा रुचि एवं ध्यान एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अभी ये चीज भी मैंने आपको बता रखी है ना, अभी ये चीज मैंने आपको बता रखी है। नेक्स्ट हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन की अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। तो अभिप्रेरणा क्या है? अंग्रेजी शब्द मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है। यानी अभिप्रेरणा में से क्रियाशीलता जो है प्रकट होती है और अभिप्रेरणा अधिगम यानी सीखना का सहायक अंग है। अधिगम को एक प्रकार से नाम लिखते हैं सीखना, अधिगम का अर्थ ही होता है सीखना, ठीक है। जॉनसन के अनुसार बताया गया है, अभिप्रेरणा की परिभाषा जॉनसन के अनुसार क्या कही जाती है कि अभिप्रेरणा समान क्रियाकलापों का प्रभाव है जो मानव व्यवहार को उचित मार्ग पर ले जाती है। 18 नंबर क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर कि बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है। यानी वर्तमान समय में प्रारंभिक शिक्षा बाल केंद्रित है और इसमें बालक को केंद्र मानकर शिक्षा दिया जाता है। बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक बालक का सर्वांगीण विकास जो है वो कर सकते हैं। कौन कर सकता है? शिक्षक कर सकता है। कौन कर सकता है भैया? शिक्षक कर सकता है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले 2 कारक बताना है। 2 कारक कौन कौन से होते हैं? पहला कारक बालक का भोजन, दूसरा हो जाता है वंशानुक्रम। स्मृति यानी स्मरण जिसे कहते हैं, है ना, मेमोरी, ठीक है। क्या होता है या क्या कहते हैं इसे, ये क्या है, ठीक है। यानी सामान्य अर्थ में स्मृति का अर्थ है याद रखना, ठीक है। मेमोरी का अर्थ भी होता है याद रखना, यानी हम मेमोरी स्टोर करके रखते हैं, अपनी चीजों को याद करके रखते हैं, ठीक है। वुडवर्थ के अनुसार यहाँ पर यह बताया है कि जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसको याद रखना ही स्मृति है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वृद्धि एवं विकास से संबंधित किन्हीं 2 कारकों का नाम लिखना है आपको। पहला कारक हो जाएगा बालक का भोजन, दूसरा हो जाएगा लैंगिक अंतर। पहला
बालक का भोजन, दूसरा लैंगिक अंतर, ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कल्पना क्या है। जी हाँ, कल्पना क्या है, यानी कल्पना मैकडूगल के अनुसार कहा यह क्या है कि कल्पना दुरुस्त वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। जैसे जैसे बालक में भाषा का ज्ञान होता है कल्पना शक्ति बढ़ता जाता है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चिंतन क्या है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन ये कहता है भैया चिंतन क्या है, यानी चिंतन क्या है, तो आपको चिंतन को सामान्य रूप में सोचना कहते हैं। ज्यादा सोचना मतलब ज्यादा चिंता करना, ठीक है, यही होता है ना। यानी चिंतन प्रतिकारात्मक व्यवहार है और चिंतन के विकास के लिए बच्चों में करके सीखने की क्रिया को जागृत करना अति आवश्यक है। यानी चिंतन के द्वारा ही प्रतिदिन नए नए खोज होते जा रहे हैं। चिंतन करना यानी सोचना, सोचेंगे तो कुछ ना कुछ नए विचार आएंगे, नए नए खोज आएंगे, है ना। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि तर्क क्या है। तो तर्क भाई साहब क्या है ये आपको बताना है। तो वुडवर्थ के अनुसार अगर लिखने को आ जाता है तो लिखेंगे यहाँ पर कि मन में उद्देश्य एवं लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना ही तर्क है। यानी बालक जैसे जैसे बढ़ता है उसमें चिंतन तथा तर्क क्षमता जो है वो आ जाती है। यानी तर्क के द्वारा बालक अपने बात को ही सिद्ध कर पाता है, सिद्ध करता है, या फिर चिंतन करने से तर्क की क्षमता जो है वो बढ़ती है। बाकी चिंतन प्रथम सोपान है, उससे जुड़ा तर्क दूसरा सोपान होता है। और यह 11 से 12 वर्ष की आयु में तर्क की क्षमता बालकों में जो है वो आ जाती है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि बालकों की में कल्पना शक्ति का विकास कैसे करेंगे। अगर आ जाता है भैया कि बालकों में कल्पना शक्ति का विकास करना है तो कैसे करेंगे आप लोग, ठीक है। तो पहला तो हम करेंगे यहाँ की भाषा विज्ञान का विकास करके, दूसरा कहानियां या फिर कथाएं सुना करके बच्चों को, ठीक है। बाकी विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नए विशेषताएं और नए नवीन योग्यताएं जो हैं प्रस्फुटित होती हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, तो ये कथन जो है वो हरलाग का है। बाकी यहाँ पर किस विधि के द्वारा मनोवैज्ञानिक बालक से उसके अभिभावक अथवा अध्यापक से साक्षात्कार करता है, साक्षात्कार विधि द्वारा। बाकी वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करता है, क्या कहलाता है। यह परिभाषा है एनोस्टॉसी की। यह परिभाषा किसकी है भैया, एनोस्टॉसी की है, ठीक है भैया, किसकी है, एनोस्टॉसी की है। और अगला हम लोग आज देखेंगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन अपना, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने बोला था ना 30 नंबर तक आपके क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। उसके बाद 30 के तमाम सारे सेट में आपको दे दूंगा। बाकी एग्जाम के टाइम या पूरी की पूरी एक मैराथन आपको करवा दूंगा। सारे बाल विकास की एक मैराथन एक वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दूंगा, चाहे वो बहुविकल्पी हूँ, अतिलघुत्तरी हूँ या फिर लघुत्तरी हूँ, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव स्पष्ट करना है। तो बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कि बच्चों के व्यक्तित्व में प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव निम्नलिखित रूप से पड़ता है। पहला क्या हो जाएगा, बालकों को माता पिता की विशेषताएं हस्तांतरित होती हैं। दूसरा आपका यहाँ पर होता है कि बालकों की मूल शक्तियों का प्रमुख कारण उसका वंशानुक्रम होता है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाल विकास में वातावरण का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर बुद्धि का प्रभाव जो है वो बच्चों को उत्तम एवं स्वच्छ वातावरण में रखना चाहिए, जिससे उनकी बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। और व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ना चाहिए, तो व्यक्तित्व पर प्रभाव ये पड़ना चाहिए कि अच्छे रहन सहन का व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव पड़ता है, ठीक है। क्या पड़ता है, विशेष प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी, क्योंकि यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट कराए गए हैं बाल विकास के अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें मैं आपको लगभग 300 से 400 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, है ना। तो 300 से अगर 400 क्वेश्चन में आपके अति लघुत्तरीय करवा दूंगा तो ये मान के चलिए मेरे दोस्तों कि 300-400 क्वेश्चन, उससे बाहर तो बिल्कुल कोई एग्जामिनर बना ही नहीं सकता आपके क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा ना, उतने उससे ज़्यादा उसके बाहर कभी एग्जामिनर नहीं पूछ सकता है। ये आप मुझ पर विश्वास करके चलिए, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्त मित्रों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।